21 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और आज उसी की कड़ी हम लोग 2016 जो 19 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से सेशन चल रहा है साथियों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में देखने का प्रयास करते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2016 में आए हुए थे। तो सभी लोग एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं 2016 के। ठीक है साथियों, तो जल्दी से एक बार सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, बहुत सही। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब लोग इसका जवाब देंगे जल्दी से कमेंट्स में। क्या है कि निम्नलिखित में क्या क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है। ऐसा वह कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? तो आप सबकी पता होगा क्या कि नीम एक जैविक कीटनाशक है या नीम एक जैविक कीटनाशक की भूमिका के रूप में कार्य करता है। जो नीम होता है, नीम के छाल हो, पत्ती हो, उससे निकलने वाला जो रस होता है, सब क्या होता है कि जैविक कीटनाशक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए नीम काफी ज्यादा लाभदायक होता है हमारे और आपके लिए। चलिए साथियों, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया। आइए अब हम लोग बात कर लेंगे, क्या जानते हैं, बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गंगा एक्शन प्लान यानी जीएपी को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सुधार के लिए था? जो आपका गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, गैप लाया गया था, उसका लाने का उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए। जल की गुणवत्ता में सुधार, जल के वेग में सुधार, जल की प्रचुरता में सुधार या जल के तापमान में सुधार? जल्दी से आप लोग बताएंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो देखिए साथियों, गंगा एक्शन प्लान को 1985 में किसने, 1985 में किसके नेतृत्व में? श्रीमान राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? श्रीमान राजीव गांधी जी के नेतृत्व में गंगा की सफाई हेतु, गंगा की सफाई हेतु यानी जल की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया था। कब? 1985 में। अगर आपका नेक्स्ट ईयर यानी वर्तमान जो आपका पेपर होने वाला है हाल फिलहाल में, अगर उसमें क्वेश्चन आ जाए कि जीएपी यानी गंगा एक्शन प्लान को कब शुरू किया गया, 1985 में, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो श्रीमान राजीव गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? गंगा की सफाई करके जल की गुणवत्ता को बढ़ाना था। चलिए साथियों, बहुत सही, बहुत ही शानदार आप सभी जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? देखिए, ये वायुमंडल की परतें हैं। क्या है? यह वायुमंडल की परतें हैं। सबसे पहले वायुमंडल की कौन सी परत पाई जाती है? तो सबसे पहले वायुमंडल की क्षोभ परत पाई जाती है या क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके बाद समताप मंडल पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्या पाया जाता है? मध्य मंडल पाया जाता है। फिर उसके बाद आयन मंडल पाया जाता है। तो क्वेश्चन को यहां पर क्या किया गया है? घुमाया गया है आपको परेशान करने के लिए कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी। देखिए आपको पता होगा कि समताप मंडल में क्या जानते हैं? ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत ही सूर्य के परावैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत, ओजोन से संबंधित क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग लगातार 5वां सेट हल कर रहे हैं। 8 साल 8 बार आपका पेपर हुआ है, तो आप लोग लगातार 5वां सेट हल कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई सेट नहीं मिला होगा जिसमें ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में न पूछा गया हो। क्या न पूछा गया हो? ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में न पूछा गया हो, ऐसा कोई सेट नहीं मिला होगा। देखिए ओजोन की बात करें तो ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। और ओजोन की मोटाई को किसमें नापते हैं? डाप्सन में। अभी तक यह क्वेश्चन नहीं आया है टेट के एग्जाम में, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, और ओजोन परत की जो सांद्रता होती है, ओजोन परत की सांद्रता मुख्य रूप से 15 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। कब? 15 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में। और किस मंडल में? समताप मंडल में। क्या है? समताप मंडल आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से
किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? अच्छा, लावा क्या है यार? लावा वही है ना, लावा का मतलब है जो ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ है। ये जो ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ होता है उसी क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो लेकिन लावा से क्या होता है जानते हैं? लावा से सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? लावा से सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और आग्नेय चट्टान के अवसाद से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन साथियों, स्टडी 91 आपके लिए आया है एक सुपर डुपर शानदार पाठशाला बैच। आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से शानदार आपको बैच मिलेगी। और बैच की जो फीस है वह सबसे न्यूनतम रखी गई, कितना? 999 रुपए। दिवाली ऑफर है, आप लोग जल्दी से कोर्स को परचेस करिए, और वहां पर क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्वेश्चन भी आ चुका है, यानी मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वह है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। चलिए साथियों, आपका जवाब सही है, क्या? काली मिट्टी। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का आंसर भी 2015 का पेपर आपका फरवरी 2016 में हुआ था, वहां भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी। अच्छा, जैव विविधता का क्या मतलब होता है? जैव विविधता का मतलब होता है जहां जीव जंतुओं की संख्या सर्वाधिक हो। क्या? जहां ज्यादा मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? जैव विविधता वाला क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा, ज्यादा मात्रा में तरह तरह के जीव जंतु कहां पाए जाएंगे? जहां पर क्या होगी? जहां पर क्या होगा? पौधे ज्यादा होंगे। अच्छा, पौधे ज्यादा कहां होंगे? पहले बात सुनो, एकदम शानदार तरीके से देखो, पौधे ज्यादा कहां होंगे साथियों? जहां वर्षा ज्यादा होगी। अच्छा, वर्षा ज्यादा कहां होगी? जहां तापमान ज्यादा होगा। अब देखो, पौधे ज्यादा अगर पाए जाएंगे तो पौधों को वही जीव जंतु ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं जहां उनको खाने की व्यवस्था होती है। तो क्या होगा? जंतु भी ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, जंतु भी ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो साथियों, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। कहां? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अच्छा, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहां होते हैं सर? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, यानी यहां पर क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है। अगर तापमान ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम और सवाना। ये बायोम का मतलब होता है जैव विविधता, जहां पर तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वहां पर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ज्यादा मात्रा में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब ही होता है जहां पर ज्यादा मात्रा में जीव जंतु उपलब्ध हो। जहां पर ज्यादा मात्रा में जीव जंतु उपलब्ध हो उसको क्या कहा जाता है? जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। जीव जंतु वनस्पतियां। चलिए, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? क्वेश्चन पूछा है भूमंडलीय तापन का मतलब, अगर आप लोग इसको इंग्लिश में लेने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन, यानी जो पूरे दुनिया के क्या हो रहा है? टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, उसके कारण की बात कर रहा है। अच्छा, टेम्परेचर में वृद्धि कब होगा? तो आप सभी को पता है टेम्परेचर में वृद्धि तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी। क्यों? देखिए, हिमनद में वृद्धि, अगर भाई ये बताओ हिमनद ज्यादा होगा इसका मतलब टेम्परेचर कम है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यही आपका आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होने से, वनों में वृद्धि होने से तो कहां भूमंडलीय तापन होगा? नहीं होगा। ये सब सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ही
वायुमंडल गर्म होगा और वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया को ही वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहा जाता है और उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से 4 गैसें जिम्मेदार होती हैं साथियों। इसके लिए मुख्य रूप से 4 गैसें जिम्मेदार होती हैं सर, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिएगा क्योंकि बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कितने बड़े बड़े शानदार क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए वन्य संरक्षण अधिनियम नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां आप लोग गलती करने वाले हैं। आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं पूछ रहा है, जल्दी से बताइएगा। देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में पास किया गया था। देखिए यहां पर आपको अंदर कंफ्यूजन होगा, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए आप सब थोड़ा सही जवाब दे सकते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पास किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में पास किया गया था 1972 में। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया था? 1986 में। और 19 नवंबर 1986 से पूरे दुनिया में, माफ कीजिएगा, पूरे भारत देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया साथियों? 1986 में। 19 नवंबर 1986 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पास किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में पास किया गया था। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो आपको पता होना चाहिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कब की गई थी? 1973 में की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में, 19 नवंबर 1986 को। ठीक, कितना शानदार क्वेश्चन है, आपने खुद समझ लिया होगा, अनुभव किया होगा। चलिए भाई आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन। बायोडीजल से संबंधित क्वेश्चन है, यानी पौधा जिससे डीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जल्दी से बताइए कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। भैया आलू से तो बनता नहीं, गन्ना से बनता नहीं, कपास से बनता नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जेट्रोफा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी एरिया में, मरुस्थलीय एरिया में जेट्रोफा के पौधे लगाए जाते हैं। और एक पौधा और होता है कराकर, एक पौधा का नाम क्या है? कराकर, जिसके माध्यम से भी क्या बोलता है? डीजल तैयार किया जाता है। तो कराकर भी एक प्रकार का बायोडीजल पौधा है और जेट्रोफा भी एक प्रकार का बायोडीजल पौधा ही है। तो कराकर और जेट्रोफा ये दो किस प्रकार के पौधे हैं? ये दोनों बायोडीजल के पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? बायोडीजल के पौधे हैं। चलिए शानदार तरीके से चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? चलिए भैया बता दो कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो जल्दी से बताइए भाई, टाइटन जो है ना वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें पहली बात तो यह देख लो कि जो आपका शुक्र है और जो बुध है उसके तो कोई उपग्रह होते ही नहीं है, उसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो फिर क्या है? ये शनि का उपग्रह। ये टाइटन किसका उपग्रह साथियों? टाइटन है शनि का उपग्रह। देखिए वरुण के पास उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। शनि के पास कितने होती हैं? 62 होते हैं। कितने? 62 होते हैं। सबसे ज्यादा किस ग्रह के पास उपग्रह है अगर पूछा जाए तो बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज्यादा 69 उपग्रह हैं। अच्छा सबसे बड़ा उपग्रह भी, सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड, क्या? गैनीमीड, वह भी किसका है? वह भी सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का है। जो शनि है वो टाइटन
टाइटन शनि का उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं भैया। क्या है कि भू पारिस्थितिकी, कितना शानदार क्वेश्चन 2016 में है। बड़े अभी तक तो बड़े सस्ते सस्ते क्वेश्चन है, कुछ आगे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में? तो आप सबको पता होगा कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा का सूर्य है। सबसे ज्यादा क्या? सबसे क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और अगर सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। चलिए, सूर्य है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? भैया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एक ग्रीन मफलर क्या है भैया? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से। जल्दी से बताइए, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? देखिए क्या है ना कि जैसे ये रास्ता हो गया, ये आपका हाईवे हो गया, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गाड़ियाँ मोटर जा रही हैं, तो गाड़ियाँ मोटर जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा हॉर्न वगैरह का प्रयोग करते हैं ना, हॉर्न वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको थोड़ा हारिश से बना देता हूँ कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च की ग्रीन मफलर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2-3 कतार में पेड़ पौधे लगा दिए जाए। अगर 2-3 कतार में पेड़ पौधे लगा दिए जाए सटा करके, तो क्या होगा, यह निकलने वाले ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे क्या होगी, ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकती है। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। क्या है? पेड़ पौधे। ये क्या है? पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं रोड के दोनों तरफ 2-3 लाइन में, इसी को ग्रीन मफलर कहा गया है। तो ग्रीन मफलर का मतलब होता है क्या? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको जवाब देना होगा। जल्दी से बताइए। देखिए पहली बात तो यह समझिएगा कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जल की कमी होती है, और जल की कमी के होने से वहां वैसे ही पौधे पाए जाएंगे जिसमें क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। तो महोगनी तो जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का पौधा है। फर, चंदन, कैकस्ट, क्या कैकट्स एक पौधा है जो कहां पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में। और इसके साथ ही साथ मरुस्थलीय प्रदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पौधा क्या है? नागफनी पाया जाता है। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं साथियों। क्या पाया जाता है? कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कैकस्ट, अगर और आगे पूछे तो नागफनी को देख लेना, कटीली झाड़ियों को देख लेना। और इससे बाहर मरुस्थलीय प्रदेशों के पौधों से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हालांकि हम लोग बैच में अच्छे खासे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको पुनः एक बार बता देना चाहता हूं साथियों कि स्टडी 91 आप सभी के लिए लाया है बहुत ही जोरदार पाठशाला बैच। आप पाठशाला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलने वाले हैं। किस पर चलने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 13 पर चलने वाले हैं। क्या है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है?
जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वह किसका संरक्षण करता है? हाथी का करता है, सांप का करता है, गैंडा का करता है या शेर का करता है? तो जल्दी से बता दो कि गिर वन्य जीव अभयारण्य किस जीव का संरक्षण करता है? जल्दी से बताना है आप सभी को, जल्दी से। देखिए जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है ना वह बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था यह है कहां? गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है। यह क्वेश्चन हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, इसका सही जवाब आप सभी को देना चाहिए। और यह बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से शेरों के लिए? बब्बर शेर, शेरों में शेर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात के काठियावाड़ में है। कहां पर है? गुजरात के काठियावाड़ में है भैया, गुजरात के काठियावाड़ में है। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? तो यह करता है शेर का और यह गुजरात के काठियावाड़ में है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? कितना शानदार क्वेश्चन है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? पहली बात तो यह क्लियर कर लो कि क्रिसमस का त्योहार मनाया कब जाता है यार? तो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो आइए फिर अब पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी को देखने का प्रयास करें। तो यह हमारा क्या है? ध्रुव है, माफ कीजिएगा, ये ध्रुव है आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह आपकी है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? यह है भूमध्य रेखा। और आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। और आपका जो एक देश है इसमें क्या, यहां कौन सा देश है? यहां है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में या आपके दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य 23 सितंबर से दक्षिणायन होना शुरू होता है और 22 मार्च तक रहता है। और ठीक 23 दिसंबर को सूर्य क्या करता है? मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को सर्वाधिक मात्रा में गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? 25 दिसंबर को सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? गर्मी होती है। जल्दी से चलिए, आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो पहली बात यह सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1984 में एक फैक्ट्री में से गैस का रिसाव हुआ था जिसमें से लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? माफ कीजिएगा, 15,000 लगभग लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वह गैस कौन सी थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिससे क्या होगा? लोगों के दम घुटने से मौत होना शुरू हुई थी। बहुत ही खतरनाक त्रासदी थी वह आपके देश की। और कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसका डेट भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहां पाया जाता है? देखिए दैत्याकार पांडा पर प्रश्न बना भैया। दैत्याकार आपसे पूछा है कि आप ये बता दो कि दैत्याकार पांडा कहां पर पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या ब्राजील। तो जल्दी से बताओ कि दैत्याकार पांडा कहां पाया सॉरी कहां पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दैत्याकार पांडा? ये जो पांडा है ना वह संकटग्रस्त जंतु है और इस पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी विचार कर रहा है। WWF ने बताया कि जो दैत्याकार पांडा है, अच्छा संकटग्रस्त जातियों के लिए या प्रजातियों के लिए, जंतुओं के लिए रेड डाटा कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है।
IUCN जारी करता है क्या? रेड लिस्ट या रेड बुक भी कह सकते हैं। रेड लिस्ट या रेड बुक कौन जारी करता है? तो रेड लिस्ट या रेड बुक कौन जारी करता है? तो आपको पता होना चाहिए IUCN जारी करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, आप जवाब दीजिए कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जल्दी से इसका आप जवाब देंगे। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए इसमें से कोयला, ये हाइड्रोजन है जो जलने से सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन को जलाने से धुआं न के बराबर उत्पन्न होता है। स्पीड यार, तो समझ लो कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा, इसीलिए आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं में उसका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह है क्या? हाइड्रोजन। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। ये भी क्वेश्चन 2015 वाले एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कि पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्वों का चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो जल्दी से बताइए, शानदार क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, पौधा को खाता है कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। यहां से यहां कार्बनिक पदार्थ गया या नहीं गया? बोलो गया, गया ना। फिर इसको कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। इसको कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। और फिर अपघटन करता आ जाते हैं, यहाँ डिकम्पोजर। क्या? अपघटन करता क्या करते हैं? यहां से सड़े गले मांस को या अपघटित करके मृदा में मिला देते हैं, फिर यहां से पौधा। अच्छा, एक चक्र लगातार चलता रहता है और इस चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र नाम दिया गया है। इस चक्र को क्या नाम दिया गया है? इस चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चलिए आइए भैया क्वेश्चन नंबर 19। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटन करता? अच्छा, शाकाहारी कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं। और पौधों को खाने वाले कौन होते हैं भैया? प्राथमिक यानी फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता है वो भी मांसाहारी ही होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। अंतरराष्ट्रीय, देखिए अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया और आपको बताना होगा अंतरराष्ट्रीय क्या है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? बताइए कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए, वाह क्या अच्छा सा क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी का, बहुत ही शानदार है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सागर
यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो आप सब भी इसका जवाब दे सकते हैं कि ऐसा वह कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? जल्दी से बताइए, ऐसा वह कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर को क्या कहते हैं? जल्दी से, वाह बहुत सही साथियों। तो इसको बोलते हैं क्या? भूमध्य सागर। आप लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा। पुनः बता देना चाहता हूं कि आपके लिए आपका सबसे प्यारा स्टडी 91 आपके लिए लाया है आपके यूपी टेट की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार सुपर डुपर पाठशाला बैच। क्या? पाठशाला बैच। आप लोग पाठशाला बैच को जाकर के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। कितने में? मात्र इतने में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बैच है। तो कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो जो आपका भूमध्य सागर है वह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। चलिए अब जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो देखिए साथियों, आपके ऑप्शन हैं भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो बताइए कि मध्य प्रदेश का ऐसा वह कौन सा शहर है जिसको झीलों का शहर कहा जाता है? देखिए भैया, मध्य प्रदेश तो शिल्पकारी, खान पान के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक राजधानी है भोपाल। भोपाल में दो झीलें हैं। कौन कौन सी? अपर लेक और लोअर लेक। कौन? अपर लेक और लोअर लेक। लेक मतलब झील होता है ना, अपर मतलब ऊपरी होता है। अपर लेक और लोअर लेक, और अपर लेक और लोअर लेक नाम की दो झीलें पाई जाती हैं, जिसके वजह से उसको मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है। किसको? भोपाल को। तो भोपाल को मध्य प्रदेश में भोपाल की झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए आइए जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको पढ़कर के जवाब देना है। यह आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप विचार करेंगे तो काफी सस्ता क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। यानी राकेश नाम का कोई बालक है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, पर्यावरण का एक टीचर है, उसको उसने बच्चे को टीचर ने होमवर्क दिया था और उसने उस होमवर्क को सही से प्रस्तुत नहीं किया। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भैया? कि प्रधानाध्यापक की जानकारी मिला दिया जाए। अच्छा। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन दे दिया जाए, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को दे दिया जाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें टीचर को एक बात सोचनी होगी कि बालक, वह बालक है, वह अनियमितता कर सकता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगी कि वह उसके अनियमितताओं को जाने, डिसकंटिन्यूटी को जाने, अनियमितताओं को जानकर फिर उसको कारणों का वह सुझाव दे, उसको जानकारी देगी बेटा कि आप इस तरीके से कार्य करो क्योंकि ये गलत है। तो मतलब इसका सही जवाब होगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना। अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसको सही मार्गदर्शन देना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चलिए भैया, बंगाल की खाड़ी में तो बहुत नदियां गिरती हैं, लेकिन इसमें पूछा निम्न में से कौन सी नदियां गिरती हैं। तो देखिए नदियां भारत में गिरने के सिर्फ दो ही हैं, या तो इधर गिरेंगी या इधर गिरेंगी। ये वाला भाग जो होगा वह होगा बंगाल की खाड़ी, यह वाला भाग क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। और ए वाला भाग क्या होगा बंधु? ए वाला भाग होगा अरब सागर।
तो क्या पूछ रहा है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए भैया, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, ये तो अरब सागर में गिरती है। सुवर्ण रेखा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए अरब सागर में मुख्यतः 4 नदियां गिरती हैं, आपको पता होना चाहिए। सिंधु को अलग कर दिया जाए तो समानता, ये आपका ट्रिक है। क्या है? यह आपका ट्रिक है। इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी? सर, स से आएगी साबरमती। कौन सी? साबरमती। मां से आएगी माही। न से आएगी नर्मदा और त से आएगी ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती यही नदी है जो कहां गिरती है? अरब सागर में। बाकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक इसमें सिंधु को भी ले लो जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। चलिए, वाह, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी का मतलब बर्फ की चट्टान। वह कौन सी स्थलाकृति का निर्माण करेगा? अच्छा, जहां है वह घुल करके पहले पतला होगा और जैसे ही पतला होगा वह यू आकार की घाटी का निर्माण करेगा। किसकी? यू आकार की घाटी का। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन सी घाटी का निर्माण करेगा? यू आकार की घाटी का निर्माण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन नंबर 26। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसीलिए तो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर कराया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आधे, मतलब 1/3 क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड होते हैं। 1/3 यानी लगभग 10 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं कहीं ना कहीं से। कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। भैया न्यूटन से तो बल का मात्रक है, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है, जूल अर्ग ये सब ठीक है। तो इसमें बचा क्या? डेसिबल। डेसिबल में ही हम लोग ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। और आपको पता होना चाहिए 70 से 80 डेसिबल, 70 से 80 डेसिबल से ऊपर अगर कोई ध्वनि होगी तो वह ध्वनि क्या है? प्रदूषण का रूप धारण कर लेती है। ठीक है। और मनुष्य 20 डेसिबल से लगभग 70 से 80 डेसिबल की आवाज को सहन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी जो मैंने बताया था ना कि ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बारे में, और वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप ये बता दो बेटा कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है और हीलियम नहीं है। एक और कौन सी है 4 नंबर वाली? वह है CFC। इसका नाम तो एकदम रट लेना, CFC, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन कहे, ग्रीन हाउस प्रभाव कहे, सबका मतलब एक ही है और बड़े शानदार और सुपर डुपर क्वेश्चन बनते हैं। तो पुनः आप सभी को एक बार बता देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपके लिए आपका चहेता स्टडी 91 लाया है यूपीजेड के लिए धमाकेदार पाठशाला बैच। सभी लोग शानदार तरीके से बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, आप लोग जाकर के प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसका अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है कि क्या करा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतिलेख। देखिए सबसे अच्छा और उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। परिकल्पना को
बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक क्या है, सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है। देखिए जो संकल्पना होता है अगर आप बार बार उसका प्रैक्टिकल करते हुए नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब वह सिद्धांत है। क्योंकि साथियों थ्योरी कभी बदलती नहीं है, थ्योरी कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए संकल्पना क्या होगा, अगर चेंज नहीं होगा, गलत नहीं पाया जाएगा तो वह क्या है, सिद्धांत है, थ्योरी है। क्योंकि सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से लेने का प्रयास करिएगा। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, चलिए, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है भैया? कि हम एक शिक्षक हैं तो हमारी सबसे बहुमूल्य निधि, हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? सेवा है, वेतन है, गर्व है या छात्रों का विश्वास है? बताइए। तो देखिए साथियों, अगर किसी टीचर पर छात्र विश्वास करते हैं, यह बढ़कर उस टीचर के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि छात्र का विश्वास ही एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए सब कुछ होता है। अगर विश्वास है छात्रों का तो उसके लिए वह सब कुछ है। तो छात्रों का विश्वास ही एक टीचर की बहुमूल्य निधि होती है, यानी छात्रों का विश्वास ही एक टीचर की बहुमूल्य निधि होती है। तो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से रहा आज का यह बहुत ही रोमांचक और इंपॉर्टेंट सेशन, और इसीलिए मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि जितने विद्यार्थियों ने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आपको इतने सस्ते और कम में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। मात्र हम सब आपके लिए समर्पित होते हुए 999 रुपये में पाठशाला बैच लाए हैं। तो प्लीज सभी लोग ज्वाइन करें बैच को, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और हम आप सबकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। फिर मिलते हैं 2017 के यूपी टेट के धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।